नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले कुछ दिनों से हम और आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं, जिस भी जिले में जाते हैं, वहां योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं। लगे हाथ वो अखिलेश यादव और उनके पिताश्री के कारनामों को भी राज्य के सामने, पब्लिक के सामने उजागर कर रहे हैं। इनके तो ऐसे-ऐसे कारनामे हैं, जो इनके शासनकाल का इतिहास अगर लिखने बैठें, तो मुझे लगता है कि पूरी किताब और कम पड़ जाए, शायद 2-3 खंडों में उस किताब को ले जाना पड़े, 700-800 पेज की, और तब जाकर के ज़रा उन कारनामों का ठीक तरीके से उल्लेख किया जा सके। और उन्हीं को एक-एक करके योगी आदित्यनाथ अब देश की और प्रदेश की जनता के सामने रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की इनके कारनामे उजागर करने के पीछे की राजनीतिक मजबूरी क्या है, उद्देश्य क्या है और ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं एकलव्य सिंह जयपुर से। एकलव्य, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम सर, आपके दर्शकों को भी नमस्कार सर। जब से राम मंदिर में गड़बड़ी का पता लगा है, हालांकि जैसे ही पता लगा वैसे ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी आ गई। अब अंतिम रिपोर्ट भी मिलने के करीब ही है। इसके अलावा 8 गिरफ्तारियां हो गई। ट्रस्ट के 2-3 मेंबरों को इस्तीफा लेकर के उनके कामकाज से हटा दिया गया। आगे के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। बताया गया है कि क्या आमूल-चूल बदलाव होने जा रहे हैं व्यवस्था में। एक रिटायर्ड आईएएस वहां का सीईओ बनाया जा रहा है, ऐसे संकेत भी स्वामी गोविंद देव गिरी ने भी दिए। इसके अलावा जो निर्माण समिति के प्रमुख हैं नृपेंद्र मिश्रा, उनका भी एक इंटरव्यू आया, उन्होंने भी बताया। इसके बावजूद हम देख रहे थे कि अखिलेश यादव लगातार कुछ ना कुछ तिनके तोड़ रहे थे। और ये क्यों कर रहे थे, संभवतः सबसे पहले अगर कोई ठीक तरीके से समझ पाया तो उस शख्सियत का नाम है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने समझ लिया कि ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का वातावरण बनाना चाहते हैं। यानी हिंदुओं में विभाजन करो, हिंदुओं को आपस में लड़ाओ। तो ये कब से हिंदुओं के पैरोकार बन गए और कब से राम मंदिर की इनको चिंता होने लगी, जो अभी तक राम मंदिर का दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अब ये तय किया कि इनके सारे कर्म कांडों को उठा करके पब्लिक के सामने परोस दिया जाए, फिर पब्लिक तय करे कि इनकी असलियत क्या है, इनकी बातों पर कान धरे जाएं या सुना ना जाए, बिल्कुल उसको ओवरलुक किया जाए। तो एकलव्य, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ एकदम परफेक्ट रास्ता अपना रहे हैं इनको निवस्त्र करने का और इनके कारनामों को उजागर करने का। सर, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो इसमें थोड़ा-सा ये समझने की हमें आवश्यकता है कि अखिलेश यादव, जैसा कि आपने फरमाया कि अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर देखिए, अखिलेश यादव जी का फ़ॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि वो जानते हैं कि जहाँ तक हिंदुओं का या मतलब जो सनातन की परंपरा के जितने भी लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें भी सर कुछ वीकनेसेस हैं। और वो वीकनेसेस सर बड़ी सिंपल हैं कि देखिए सर, इनको हम अगर को थोड़ा-सा, एक बार आपसे चर्चा भी हुई थी, अगर इनको हम कैटेगराइज़ करें, तो इसमें सर कुछ तो वो लोग हैं जो पूरी
तरह से समर्पित हैं सनातन के प्रति, उनको ये क्लैरिटी है कि यदि हमें 2 गुटों में चुनना है तो भाजपा ही वो पार्टी है जो सनातन के मुद्दों को मजबूती से मजबूती से उनके लिए कार्य करती है, और एक उनकी जिसे कह सकते हैं कि समर्पण है उन सनातन के मुद्दों के लिए, और उस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो एक तो ये है सर। एक कैटेगरी वो है सर जो थोड़ा सा परखना चाहते हैं कि भाई हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, उसके आधार पे हम तय करेंगे। एक कैटेगरी वो होती है सर जो बड़ी आसानी से दूसरे साइड का प्रोपेगेंडा जो है उसे चलाती भी है, और मतलब एग्जैक्ट कारण तो सर ये एक मतलब विचित्र बात है, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं सर कि हमारे सिविलाइजेशन को जो एक बहुत बड़ा खतरा है वो ये बाहर के या मतलब अन्य समुदायों से नहीं, हमारे यहाँ ही जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उन्हीं से है। तो उस कैटेगरी के भी हिंदू हैं सर। तो सर जैसा कि हमने 2024 क्या 2014 और उससे पहले से ही देखा है कि एक बात तो क्लियर है सर कि मोदी जी कितना भी कर लें तो मुसलमान तो सर भाजपा को वोट देने नहीं वाले। हाँ मतलब कोई गिनती चुनती के 5% या आप 10% ले लो जिनका कोई हृदय परिवर्तन हो जाता हो, लेकिन वो होगा भी तो सर वो तो एक जैसे कहते हैं ना बहुत लंबी लड़ाई है सर। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इसमें ऐसे कैटेगरी के भी बहुत लोग हैं सर मुसलमानों में भी जो शायद मोदी जी की पॉलिसीज को या उनकी कार्यशैली को पसंद करते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो वो वोट में ज्यादा ट्रांसलेट होते हुए भाजपा के पक्ष में दिखता नहीं। तो ये तो बहुत क्लियर है सर कि वो एक जैसे कि 24 में या उससे पहले भी हमने देखा कि वो एक स्ट्रैटेजी के तहत अब वोट करने लगे हैं, बल्कि मतलब वो डिवाइड भी कम होते हैं। उनका बड़ा क्लियर है कि वो उसको वोट करते हैं जो कि भाजपा को हरा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी जो हैं उस वोट बैंक को लेके तो बहुत ही आश्वस्त हैं। हालांकि सर मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमें मतलब रिसेंटली कुछ ट्रेंड्स दिखाई दिए हैं अखिलेश जी को, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है सर वहां भी थोड़ा सा झटका लग सकता है सर। क्योंकि देखिए इतने वर्षों के बाद जब मुस्लिम्स को सर कोई किसी पार्टी को जिता के अगर वो प्रतिनिधित्व नहीं पाए हैं, तो आपने देखा सर कि बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, जिस तरह से ओवैसी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है सर। उन्होंने मतलब और सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ी है सर, उनका जो जिस तरह से उन्होंने कार्य करा है, ओवैसी की जो एम्बिशन है वो सीट्स में भी ट्रांसलेट हुई है। तो मुझे अखिलेश जी आश्वस्त तो हैं लेकिन ही कुड बी इन फॉर अ सरप्राइज। दूसरी बात सर, जहां तक अपन हिंदुओं की बात कर रहे थे तो सर अखिलेश जी बड़े क्लियर हैं कि अगर हिंदुओं का एक छोटा सा सेगमेंट जिनकी की वो जो दूसरी कैटेगरी या तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं जो कि सोचते हैं कि हम देखेंगे या इजीली मतलब वो फेंस सिटर्स होते हैं और दूसरी साइड के प्रोपेगेंडा पे कभी कभी मतलब उसमें आ जाते हैं, तो अखिलेश जी का टारगेट वो है सर कि यदि अगर मैंने ये अचीव कर लिया और एक सब्सटैंशियल सेक्शन टूट के मेरे पास आ गया तो मतलब मैं जीत के करीब आ सकता हूं, वो ऐसा सोचते हैं सर। लेकिन सर इसमें देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि जैसा कि आपने फरमाया भी कि योगी जी इसको बहुत अच्छे से डिकोड कर चुके हैं सर। और डिकोड तो वो कर चुके हैं सर, लेकिन डिकोड के साथ उनकी योगी जी की कुछ बहुत सारी कोर स्ट्रेंथ्स हैं जो कि अन्य प्रदेशों से अलग हैं सर। जैसे मतलब योगी जी के बारे में ये जो फेंस सिटर्स या जो होते हैं सर कि जिनकी हम बात कर रहे थे कि हम देखेंगे, तो वो जो दूसरी चीजें देखने वाली होती हैं, फॉर एग्जाम्पल सर कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, एक कुशल प्रशासक होने की यदि हम बात करें, एक सर बेदाग छवि की अगर हम बात करें, उसके अलावा सर मैं तो कहूंगा एक जो एक होता है ना सर जिसको हम कहते हैं कि समझौता नहीं करने वाला नेतृत्व, अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडरशिप, तो वो सब जो सर योगी जी में इनको दिखाई देता है उत्तर प्रदेश की जनता को। और सर देखिए मेरा भी मूल उत्तर प्रदेश से है, आप स्वयं वहां रहते हैं, मतलब किसी भी आम व्यक्ति से चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सर मतलब एक गर्व की अनुभूति होती है अब वहां के लोगों को कि
देश का सबसे सफल और सबसे पॉपुलर जो चीफ मिनिस्टर है वो अब उत्तर प्रदेश का है। दूसरे स्टेट्स में डिमांड होती है कि काश हमारे भी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ जी जैसे हों। तो योगी जी सर, मुझे लगता है कि ये जिस कॉन्फिडेंस को एक तो एंजॉय करते हैं, वो कॉन्फिडेंस सर उनकी रणनीति और उनके भाषणों में झलकता है सर। उनको एकदम क्लैरिटी है कि जनता क्या सुनना चाहती है, और वो एग्जैक्ट वही बात करते हैं सर। वो अपने वर्ड्स मिंस नहीं करते, वो जानते हैं सर कि ये अखिलेश के बारे में या इनका जो मतलब प्रेडिसेसर्स भी रहे हैं, चाहे आप मुलायम सिंह जी की बात करें या उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था पहले रही, जिस तरह का माफिया राज वहां पे था सर, तो उनकी बस मेमोरी को रिफ्रेश कर रहे हैं सर। और मेमोरी को ऐसा नहीं है सर, कोई मतलब जनता की भी मेमोरी कोई इतनी खराब नहीं है कि अभी तो सर क्या 10 वर्ष ही तो हुए हैं, तो जनता को भी पता है। लेकिन क्या होता है सर कि योगी जी जिस तरह से इन बातों को रखते हैं, वो जनता की मेमोरी सिर्फ रिफ्रेश नहीं होती, वो एक तरह से रिचार्ज भी हो जाते हैं सर। मतलब योगी जी के प्रति कह लें, सनातन के प्रति कह लें, बीजेपी के प्रति कह लें, इसको जिस तरह से भी देखना चाहें, बट सर मेरी ऐसा मानना है, बहुत क्लियर हूं मैं इस चीज में, कि जिस तरह से सेंटर में बीजेपी मींस मोदी, उसी तरह से सर उत्तर प्रदेश में बीजेपी मींस योगी। तो और योगी जी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं सर, घमंड नहीं करते, लेकिन समझते इस बात को बहुत अच्छी तरह से हैं कि लोग उनको मतलब किस अपेक्षा के साथ लोग उनकी लीडरशिप को देखते हैं, और जो उनकी लीडरशिप को किस लिए इस तरह से देखते हैं। क्योंकि जो पहले जो यूपी में जो सर जिस तरह की लीडरशिप रही, उससे जो बदलाव लेके आए हैं योगी जी, तो इसीलिए सर पुरानी चीजों का रिमाइंडर करके मैं समझता हूं कि सर उसको समय समय पर वो एक तरह से जनता को रिचार्ज कर रहे हैं सर। और ये आवश्यक है सर, क्योंकि बहुत ही क्लियर है सर। मैं तो हमेशा कहता भी हूं और मानता भी हूं सर कि मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, इनकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो यही है सर कि एक ऐसे लीडर्स हैं ये जिनमें ये ताकत है कि वो हिंदुओं को, देश के सारे हिंदुओं को या प्रदेश के सारे हिंदुओं को एक फोल्ड में लाने की क्षमता रखते हैं। और सर ये तो मतलब इस बात का इतिहास गवाह है, जब से हम लोग राजनीति को फॉलो कर रहे हैं, जब से बीजेपी ने अपनी साख जमाई है, कि जब जब हिंदू संगठित होता है तो भाजपा की ताकत बढ़ती है, और जब जब वो उसमें सर अगर टूट होती है तो फिर भाजपा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है सर। इनको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये राहुल गांधी, कुछ दूसरे क्षेत्रीय दल, ये जो हल्ला मचा करके एक लोगों के मन में ये बैठाने में कामयाब हो गए थे कि ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण छीन लेंगे, और बहुत सारे वर्ग, बहुत सारे समुदाय इनके झांसे में आ गए। थोड़ा डर भी गए कि अब की बार 400 पार मांग रहे हैं मोदी जी, तो कहीं कोई ऐसा ख्याल तो नहीं है उनके मन में। वैसा ही वातावरण क्रिएट करके ये लोग सर क्या ये समझ रहे हैं कि 2024 के चुनाव में इन्होंने 80 में से 43 सीटें जीत ली थी, 37 समाजवादी पार्टी ने, 6 कांग्रेस पार्टी ने। उनको अगर 5 सीटों में मल्टीप्लाई करें तो इनको लगता होगा कि बहुमत मिल सकता है इस बल पर। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उसके बाद तो गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है। हरियाणा बीजेपी जीत चुकी, महाराष्ट्र जीत चुकी, दिल्ली जीत चुकी, बिहार और अब बंगाल जीत चुकी। पूरा मूड ही चेंज हो चुका है सनातनियों का। तो इनको लगता है कि सनातनियों को तोड़ा जाए किसी तरीके से, उनमें एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाए। और जो मोहन भागवत ने कहा था 7 फरवरी 2026 को कि 4 तरह के हिंदू हैं। एक जो कहते हैं गर्व से कि हम हिंदू हैं, एक ये कि हम हिंदू हैं तो क्या, इसमें गर्व करने वाली बात क्या है। और तीसरे वो बोला भाई धीमे से बोलो,
शोर मचा करके बताने की क्या जरूरत है कि हम हिंदू हैं। हाँ, बैठ करके पूछोगे तो हम भी कहेंगे कि हाँ, हम हिंदू हैं। लेकिन एक चौथे भी हैं जो अपनी हिंदू पहचान को ही भुला बैठे हैं। तो ये वो लोग हैं एक्चुअल में जो अपनी हिंदू की पहचान को भुला चुके हैं और मुस्लिमों की चरण वंदना करते रहते हैं उनकी वोटों के लिए। तो इनको लगता है कि हिंदुओं में भी 4 कैटेगरी तो कम से कम हैं ही, जिनमें से कुछ को अपनी तरफ फिर से खींचा जा सकता है और फिर सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा जा सकता है। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस लेवल की क्लैरिटी योगी आदित्यनाथ जी में है, वो कभी कभी बीजेपी के कुछ अन्य लीडर्स में भी दिखाई नहीं देती, जिससे इस तरह के इन लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि एक भ्रम पैदा करने की अपॉर्चुनिटी है या एक विंडो है। जैसे सर, आपने शायद, आप तो फॉलो करते ही हैं, तो आपने अभी सर देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने कल एक बयान दिया कि असली पीडीए बीजेपी है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये वही वाली बात है सर कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी जिस तरह की टर्मिनोलॉजी उनने यूज करी है, मतलब ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है सर कि अखिलेश यादव अपनी पीडीए की पिच छोड़ के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और हमारे बीजेपी के ही कुछ लीडर्स हम देखते हैं कि वो मतलब अपनी हिंदुत्व की पिच छोड़ के और पीडीए की बात करने लगते हैं। तो और मैं इसमें ये नहीं कह रहा सर कि इसमें कोई केशव प्रसाद मौर्य जी की कोई इंटेंट गलत रही होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है सर कि इन लोगों ने जीवन भर इसी तरह से राजनीति करी है कि इस समाज के लीडर बन जाओ, इस जाति के लीडर बन जाओ। तो वहीं सर ये असली स्ट्रेंथ जो आती है बीजेपी की, वो उसको समझना जरूरी है सर। वो योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों में ही है सर कि हम हिंदुओं की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, और उसके आधार पे जनता जो है एक लीडरशिप के लिए संगठित होती है। तो ये समझना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है सर। और ये जो आपने जिन हिंदुओं की बात करी, मैं आपको बता सकता हूं सर कि इन लोगों में भी ना 90% जो हिंदूज होते हैं, हो सकता है कि इस सनातन के मुद्दे पे वो थोड़े डिवाइडेड होते हों। मैं तो कहूंगा सर कि ऐसे भी हिंदू होते होंगे जिनकी प्रभु श्री राम में वो आस्था नहीं है, सही है। क्योंकि क्योंकि वो शायद उस तरह से इन चीजों को नहीं समझते। लेकिन सर हर किसी को अपने परिवार की परवाह तो होती है ना, हर किसी को कानून व्यवस्था की परवाह तो होती है ना। वो कुशल नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के अलावा क्या किसी से अपेक्षा करी जा सकती है? नहीं कर सकते सर। मैं आपको बताऊं सर, मैं बलिया के आसपास का मेरा मूल है सर, एक सोनवानी करके गांव है, और सर उस बेल्ट में भी खूब यादव होते हैं सर। और मैं मतलब मेरे मित्र हैं सर यादव लोग। और सर मैं आपको कह सकता हूं सर कि पॉलिटिकली कोई कुछ भी बोलता हो, लेकिन इन यादव परिवारों में भी जो उनकी महिलाएं, बच्चे, इवन युवा जो होते हैं सर, हर इंसान इस बात को एडमिट करता है कि मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जैसा ही होना चाहिए सर। तो सर और सर ये बड़ी एक ये बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। कौन नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी या बहन को कोई ना छेड़े, वो बाहर जाए तो वो सुरक्षित फील करे। जो गुंडागर्दी करके मतलब जमीन कब्जाते हो या मतलब एक्सटॉर्शन करते हो, उन लोगों पे कानून का डंडा चले, उनकी हिम्मत ही नहीं हो इस तरह के क्राइम्स करने की, ये कौन नहीं चाहेगा सर। तो यहाँ पे मुझे लगता है सर कि योगी आदित्यनाथ जी अपने जो उनका जो एक प्रशासनिक कैपेबिलिटी है, उससे वो इस टाइप के हिंदूज को भी थोड़ा सा जो है ना कॉम्पनसेट कर देते हैं। और दूसरी बात सर, इसके अलावा सर जो मोदी जी का योगी जी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो सपोर्ट है, तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं ये सब भी हमने अपनी आंखों से देखा है सर। उत्तर प्रदेश की जो पिछले 10 वर्ष में विकास की यात्रा रही है सर, जो सनातन का गौरव है, उसके साथ में सर पैरेलली जिस तरह से विकास की यात्रा चली है, वो अपने आप में सर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर। मतलब जिस तरह के हम मतलब
मेरे ख्याल से जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के लेवल का तो पूरे देश में और कहीं नहीं हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं सर, जिसका कि मुझे सर मतलब थोड़ा रेपिटेटिव लगता है कि हमें हर बार जब हम इस मुद्दे पे बात करते हैं तो हमें बोलना पड़ता है, लेकिन सर एक्चुअली सबसे बड़ा फैक्टर भी यही है कि जनता मुड़ के जब इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखती है, ये जो विपक्ष में लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, तो सर इन लोगों ने किस तरह की टिप्पणियां करी हैं सनातन के प्रति, क्या इनका रवैया रहा प्रभु श्री राम के मंदिर के प्रति, किस तरह का रवैया इन लोगों का, मतलब किस लेवल पे चले गए ये लोग सर मुस्लिम्स को अपीज करने की, हिंदुओं की क्या इन्होंने मतलब दुर्गति कर दी। तो ये इन चीजों का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है सर, मुझे तो लगता है उसको लेके भी एक जनता के मन में एक एलिफेंटाइल मेमोरी है सर, उसको जनता इतनी आसानी से क्षमा नहीं कर सकती। ये बताइए, अखिलेश यादव से किसी ने पूछा कि आप राम मंदिर कब जाएंगे, दर्शनों के लिए कब जाएंगे? उन्होंने कहा कि इटावा में जो केदारनाथ मंदिर बन रहा है, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद मैं राम मंदिर में दर्शनों के लिए जाऊंगा। ये क्या है? राहुल गांधी भी नहीं गए, कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं गए, इंडी अलायंस के अधिकांश नेता नहीं गए। राहुल गांधी माता वैष्णो देवी दरबार में जाते हैं और मेरे विचार से सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेलने के लिए वो ऊपर केदारपुरी भी जाते हैं। एक बार सुनने में आया कि मानसरोवर यात्रा पर गए हैं और वहां चीन के किसी मंत्री ने उनकी अगवानी की है, तो उनके लिंक तो हैं ही चीन से। 2008 में एक एमओयू भी साइन किया था जिसमें सोनिया गांधी और तब तक राष्ट्रपति नहीं बने थे शी जिनपिंग, वो भी तस्वीर में पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये खेल कौन सा खेल रहे हैं? क्योंकि कई तस्वीरें मेरे पास ऐसी भी हैं जिसमें अलग अलग जगहों पर, नर्मदा के तट पर कमलनाथ खड़े हैं, तब के मुख्यमंत्री, राहुल गांधी, उनकी बहन जी, ये सब पूजा पाठ कर रहे हैं, ओकेशनली कभी कभी दिखाई देते हैं। लेकिन जो तीज त्योहार हैं हिंदुओं के, यहाँ तक कि रक्षाबंधन का भी त्योहार पे कभी हमने नहीं देखा कि प्रियंका इनको राखी बांध रही हो। तो ये किस तरह के हिंदू हैं? सर देखिए, ये तो आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका जवाब मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कठिन है समझना। सर एक्चुअली क्या है सर, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस संदर्भ में ही, कि सर कई बार जब ये मैं टीवी डिबेट्स वगैरह पे जाते रहता हूँ और कई जो कांग्रेसी मित्र मिलते हैं, अन्य विपक्षी पार्टियों के मित्र जब मिलते हैं सर, तो इसमें सर एक बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है सर कि कांग्रेस की लीडरशिप को एक ऐसी कॉटरी ने घेर रखा है जिनने उन्हें इस परसेप्शन में बांध दिया है कि यदि आप राम मंदिर चले गए तो मुसलमान आपसे छिटक जाएंगे। जबकि सर मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मतलब ये जो आप 15% लोगों के लिए ये इतना बड़ा स्टेप उठा के देश की 80% जनता को जो आप निराश कर रहे हो, ये किस प्रकार की स्ट्रैटेजी है, ये स्वयं कांग्रेस के लोग कहते हैं सर। दूसरी बात सर, उन्हें ऐसा लगता है कि वो उसमें से सर मतलब बहुत बड़ा सेगमेंट तो ऐसा है कांग्रेस के ही लोगों में जिन्हें ऐसा लगता है कि यदि अगर राहुल गांधी या अखिलेश यादव या ये जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं राम मंदिर गए, तो पहली बात तो यह है कि वो जो उनका जो कोर वोट बैंक जिसको अपीज करने की वजह से वो वहां नहीं जाते, वो उनसे नहीं छिटकेगा, क्योंकि वो जो कोर मुस्लिम वोट बैंक है वो इनका कोर वोट बैंक नहीं है, वो एंटी बीजेपी कोर वोट बैंक है बेसिकली। और सर अगर इसी तरह से चलते रहा तो आने वाले समय में सर, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर उनको प्रतिनिधित्व कहीं से मिलेगा ही नहीं तो फिर वो इनके पास रह के करेंगे भी क्या सर। जैसे तो ओवैसी टाइप की
या मतलब मैं तो सर इनफैक्ट कहूंगा कि जिन्नावादी विचारधारा जो होती है ना सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम्स फिर उसकी तरफ जाते हुए दिखेंगे जो ऑलरेडी दिख रहे हैं। आप देखिए सर कि मतलब ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एक बड़ा लाइटली लिया गया इस देश में इस चीज को कि किसी ने बंगाल में ये बात कर दी कि मैं यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाऊंगा और बाबरी मस्जिद के लिए करोड़ों ईंटें इकट्ठी कर ली गई, पैसे आने लगे, फंडिंग आने लगी। तो उसके बाद सर अगर खुल के ये लोग उसको भी मतलब अपोज नहीं कर पा रहे, तो ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं सर कि अच्छा सर मैं तो कहता हूं आप इसको इस तरह से भी देखो एक बार कि मतलब ये कैलकुलेशन क्यों सही नहीं बैठती कि सर अगर ऐसा मान लें कि जो इनकी इन हरकतों की अपीजमेंट की हरकतों की वजह से इनसे इनको ऐसा लगता होगा कि एक लेवल तक ही हिंदूज जो हैं नाराज होते होंगे, लेकिन सर मैं कहता हूं कि अगर आधे हिंदूज भी इस चीज को लेके अगर नाराज होते हैं तो वो कितना बड़ा सेगमेंट हो गया सर। टोटल वोटिंग पॉपुलेशन का करीब आपने 40% लोगों को तो आपने अपने से दूर कर दिया। तो कहीं ना कहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सी कांग्रेस को और अखिलेश यादव और इन सबको रीथिंक, और सर मुझे मैं बड़ा क्लियर हूं सर कि ये कंफ्यूजन अखिलेश वगैरह में और राहुल गांधी जैसे लीडर्स में क्यों रहता है, वो इसलिए ही रहता है सर क्योंकि इन लोगों को ग्रास रूट की पकड़ नहीं होती। ये बेसिकली डायनास्ट हैं, तो जो ग्रास रूट का जो फीडबैक होता है उसके लिए इनको अपनी एक कॉटरी पे निर्भर रहना पड़ता है सर। और यही अगर ये अतीत का शायद ज्ञान भी नहीं है या ब्रीफिंग भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज किसी मुद्दे पे आप मोदी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन अतीत में आपकी पापा की सरकार ने, आपकी दादी की सरकार ने, आपके परनाना की सरकार ने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं, जरा इसका तो पता ले लो। या मनमोहन सिंह की सरकार ने और नरसिम्हा राव की सरकार ने क्या क्या कर रखा है, पता कर लो। या अखिलेश यादव को चलो 2012 में मुलायम सिंह यादव ने अपने सिर का ताज उठा करके उनके सिर पर रख दिया कि तू मुख्यमंत्री बन जा, पर मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या कर रखा है इसका तो पता कर लो। कि सर 2003 में हनुमानगढ़ी में आप उनकी सीढ़ियों पर अंदर जो है वो नमाज पढ़वाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया था। तो योगी आदित्यनाथ तो ऐसी ऐसी जगह चोट करते हैं कि आप बता भी नहीं सकते कि चोट कितनी गहरी थी, और उसका इलाज भी कोई ऐसा नहीं है। लोगों की समझ में तुरंत आ जाता है कि ये कैसे हिंदू प्रेमी है, ये कैसे राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं। और योगी आदित्यनाथ तो बहुत कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने पूछ लिया कि आप अगर हनुमानगढ़ी में आकर के नमाज पढ़वा रहे थे, और वो मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर हो रहा था, जो तब के एसएसपी ने उसको रोका आकर के, तो अगर आप हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने की तैयारी कर रहे थे, तो क्या जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है? करवा सकते हैं क्या? तो ये जवाब देने की स्थिति में नहीं बचते हैं। ये जो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं हिंदुओं को बांटने की, उल्टे इनको बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है। सर और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है सर, इसमें आपने जो बात कही इसमें एक और जैसे अगर बात ऐड करूं तो आपने देखा होगा राज्यसभा में जो इनके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनके रिलेटिव भी कहा जाता है उनको, उनका फर्स्ट नेम मुझे याद नहीं आ रहा, जो यादव जी हैं, उनका सर अभी एक पार्लियामेंट का पुराना बयान मतलब काफी वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मुलायम सिंह जी ने, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, बिल्कुल सर राम गोपाल यादव जी, तो राम गोपाल यादव जी कह रहे थे कि मुलायम सिंह को चाहे तुम मुल्ला मुलायम कहो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मुलायम सिंह जी ने बिल्कुल मतलब मुलायम सिंह जी का ऐसा मानना था कि मुलायम सिंह जी की सरकार ने बिल्कुल सही किया, और जो कार सेवक थे वो गुंबज पर चढ़ तो गए लेकिन उनको वहां से उतरने भी नहीं दिया, तो और ये उनके लिए बहुत गर्व का विषय है। तो सर आज की डिजिटल एज में ये सब तो जनता देखेगी ना सर, और सर इसकी वजह से, और देखिए सर आप यही दूसरी साइड देखिए कि योगी जी सिर्फ 10 वर्ष से मुख्यमंत्री नहीं है सर, उसके पहले 25 वर्ष तक एज अ
मतलब एमपी वो जनता के मुद्दों को धरातल पे लड़के वहां तक पहुंचे हैं सर। तो उन्होंने तो ये सब अपनी आंखों से देखा है ना कि ये मुलायम सिंह और ये सब ये क्या चलता था प्रदेश में। तो वो तो स्वयं सर पूरी राजनीति समझते हैं, करते हैं और करते आए हैं। सर मैं आपको इसका एक अंत में ना एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि ये लोग सर, ये जो डायनास जो होते हैं, ये अपने साथ साथ अपने, क्योंकि अल्टीमेटली सर जो नीचे वाले होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो अपने लीडर को प्लीज करने की कोशिश करते हैं, वो करना चाहते हैं, वो करते हैं कि भाई हमें करियर में हम आगे तब बढ़ेंगे जब लीडर वो देखेगा कि हम वो कर रहे हैं जो वो चाहता है। सर मैं आपको बताऊं, कल रात को सर मैं एक डिबेट पे था, यहाँ पे सर अशोक गहलोत जी ने एक सर बात कही। एक्चुअली क्या हुआ है सर कि वैसे तो ये पैन इंडिया टॉपिक है, एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताबों में सर अभी मतलब जिन लोगों ने स्वराज की मांग करी थी उसमें वीर सावरकर जी को भी ऐड किया गया है सर। तो अशोक गहलोत जी ने सर यहाँ पे इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया, ऑब्वियसली राहुल गांधी और इनको प्लीज करने के लिए कि भाई वो तो माफी वीर थे, और जिन लोगों का तिनके भर का आजादी में कोई योगदान नहीं था, जो भाजपा की सरकार है वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है, उसे तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है, जिनका तिनके भर का योगदान नहीं था उनको इंक्लूड कर रही है इसमें। तो सर मैं तो क्या, जब उस डिबेट पे गया तो मैंने तो सिर्फ फैक्ट्स रखे थे कि भाई क्या क्या किया था वीर सावरकर ने। अब सर आप देखिए कि दूसरी साइड से जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनके मतलब आप लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट बताता हूं आपको और आपके दर्शकों को सर, क्या क्या आ रहा था सामने से। सर उन्होंने एक चिट्ठी दिखा दी वीर सावरकर की, और उसमें देखा कि दूसरों की तो छोड़ दीजिए, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, योर ओबीडियंट सर्वेंट, कि अंग्रेजों के अधिकारी को एड्रेस्ड है ये लेटर और नीचे लिखा हुआ है योर ओबीडियंट सर्वेंट। अब सर ये मतलब इतने डफर हैं, इतने ज्यादा, कि सर उसी वक्त मैंने क्या करा सर, आज तो सबके हाथ में टैब और गूगल होता है, मैंने महात्मा गांधी जी की किताब से उनके लिखे हुए 2 पत्र निकाल के सर सामने रख दिए कि ये देखिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश अधिकारी को लेटर लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है नीचे योर फेथफुल सर्वेंट। ये दूसरा लेटर है महात्मा गांधी का जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि योर ओबीडियंट सर्वेंट। तो क्या महात्मा गांधी के बारे में भी आपके यही विचार हैं? तो चुप हो गए सर। उसके बाद सर उन्होंने एक बात कही कि ये जो संघी होते हैं इनमें कौन जेल गया, और जो जेल नहीं गया आजादी के लिए उसमें किसका क्या योगदान था। तो सर मैंने उनसे फिर एक बेसिक क्वेश्चन पूछा कि भाई B.R. अम्बेडकर तो कभी जेल नहीं गए और वो तो स्वयं वाइसरॉय के कैबिनेट में थे, तो क्या आपकी हिम्मत है कि ये बोलें कि B.R. अम्बेडकर का कोई योगदान नहीं था और वो भी अंग्रेजों के फेथफुल सर्वेंट थे? तो सर इन लोगों का क्या, अब ये लोग है ना सर बेसिकली तथ्यों से पूरा डाइग्रेस कर चुके हैं। इनकी जो नीचे की जो पूरा मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो चुका है, वो भी आप देखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली इनके जो ग्रास रूट लीडर्स भी हैं वो पैरेट करते हैं जो इनके ये डायनेस्टिक राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहते हैं, जिसकी वजह से सर ऑब्वियसली जो इनके बेचारे जो मतलब ग्रास रूट पे जो लोग थे जो एक्चुअली कुछ वोट जता पाते थे, उनसे भी ग्रास रूट पे जनता का इनसे कनेक्ट खत्म होते जा रहा है सर। नहीं कौन सोनिया गांधी क्या जेल गई थी या उनके पिताजी गए थे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन लड़ते हुए? भाई सबसे वरिष्ठ नेता तो अब इनके लिए इनकी राजमाता का दर्जा तो सोनिया गांधी का ही है ना। तो सोनिया गांधी गई हो या सोनिया गांधी के पिताजी लड़े हों आकर के यहाँ पर, तो वो अगर आपकी नेता हैं तो फिर आपको बोलने का हक नहीं है इस मुद्दे पर। और इस देश के सभी लोग तो कांग्रेसी नहीं ही थे, और केवल कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं ने ही स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा हो ऐसा भी नहीं है। तो ये जो इनको पट्टी पढ़ा दी जाती है, सिखा दिया जाता है, बस उतना ही ये लोग नाचते कूदते हैं, बाकी इनको कुछ पता होता नहीं है। जी एकलव्य का कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। 34 मिनट से अधिक का कार्यक्रम हो गया है। फिर से जुड़ रहे हैं, एक बार जोड़ करके
सर सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हुआ सर, कैसे डिस्कनेक्ट हुआ जी, वो कई बार हो जाता है। सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी जो राजमाता हैं या उनके पिताजी हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? चलो, जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो ये कह सकते हैं, पर जवाहरलाल नेहरू भी कौन-सा काला पानी गए हैं? या 2-2 उनको पूरे जीवन की सजाएँ मिली हुई हैं। वीर सर सावरकर मैं का तो तो आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ सर, आपकी बात को मैं चैलेंज करता हूँ सर। ये जो दूसरी साइड के इकोसिस्टम के लोग हैं ना, एक फोटो अगर ये दिखा देना सर महात्मा गांधी जी की या जवाहरलाल नेहरू जी की, कि इन्होंने कभी जेल में जेल के कपड़े भी पहने हों सर, अंग्रेजों के गेस्ट हाउस को 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ वहां पे बैठ के अपनी शेरवानी में गुलाब लगा के अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया को, मतलब उसका क्या काला पानी या पोर्ट ब्लेयर में जिस तरह की सेल्स में वीर सावरकर जैसे लोगों को रखा जाता था, उससे कंपैरिजन हो सकता है क्या सर? और सर मुझे एक्चुअली, मतलब मैं आपको सही बताऊं ना, व्यक्तिगत तौर पे मुझे यहाँ पे सर थोड़ा सा ये जो बीजेपी की 12 वर्ष की सरकार रही है ना सर, इसमें थोड़ा सा मुझे व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये होता है सर कि 12 वर्ष हो गए सर, लगभग हमने एक जनरेशन निकाल दी, ये अब जाके अब और अभी भी चेंज हो रहा है तो इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है सर। अभी तक तो सर हमारे सिलेबस, हमारे पाठ्यक्रम में बच्चों को ये सब, मतलब एक जनरेशन को पढ़ा देना चाहिए था सर। फोटोज होनी चाहिए थी कि भाई ये लोगों को ऐसे जेल रखा जाता था, वो ब्रिटिशर्स के साथ उनका ये ट्रीटमेंट होता था, और ये लोग थे जिनने काला पानी की सजा भुगती, उनकी इस तरह से उनके साथ ब्रिटिशर सलूक करते थे। तो ये सर मैं ठीक है सर, मेरे ख्याल से क्योंकि सर देखिए एक बात तो कोई डाउट है ही नहीं ना कि हमारे देश में जब हिस्ट्री लिखना शुरू करी गई तो शुरू में ही जो हमारे शिक्षा मंत्री बनाए गए और जिन लोगों को ये दायित्व दे दिया गया कि भाई तुम जो है इस देश का पाठ्यक्रम डिसाइड करोगे, उनने जिस एजेंडा और प्रोपेगेंडा के तहत हमारी हिस्ट्री को लिखा, तो मैं समझता हूँ सर कि जैसे सर मैं मुझे ना मोदी जी के बारे में एक चीज जो बहुत अच्छी लगती है, योगी जी जैसे लीडर्स के बारे में, जो आज के अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखो तो वो शुवेंदु जी के बारे में दिखाई दे रही है कि ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने सर, मतलब एक जो बड़ी डिफाइनिंग चीज लगती है ना सर इन लोगों की लीडरशिप के बारे में मुझे, कि ऐसा नहीं है कि ये लोग प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने और फिर इनने सोचना शुरू करा कि अब मैं क्या करूंगा या मुझे क्या करना चाहिए। ये लोग सर अपने साथ एक ब्लूप्रिंट तैयार करके लेके आए थे कि जिस दिन मैं बनूंगा ना उस दिन से ये काम करना है मुझे। तो सर उसी के लिए मुझे वो ना बस थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि यदि अगर हमारे बच्चों को थोड़ा सा ये पढ़ा दिया गया होता ना कि भाई पिछले 10 वर्ष में तो, और उससे सर ऐसा लगता है कि बच्चे तो पता नहीं आगे जाके मतलब ये सब सीखेंगे, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सब हमारे पाठ्यक्रम में हो गया होता ना, तो ये आज यूपी में ये सब जो कंट्रोवर्सी हो रही है ना, ये सब होती नहीं सर। क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ते हैं, उसके बारे में वो अपने पियर्स से, अपने बड़ों से, अपने घर वालों से चर्चा करते हैं सर। और जब वो उसकी चर्चा होती है तो वो समाज में एक विषय बनता है, और जब वो विषय बनता है तो सच्चाई खुल के लोगों के सामने आती है। परंतु अच्छा है सर हमारे देश में एक मतलब ये एक पॉलिटिकल अवेयरनेस के नाम पे तो कम से कम बहुत लोग अब इस हिस्ट्री को, अभी कम से कम हमारी वो जनरेशन जीवित है जिनने की योगी जी के पहले जो कुप्रशासन था इन अखिलेश यादव और या फिर कांग्रेस की सरकार का, वो सब देखा हुआ है, और उनको अभी सर मतलब ये बहुत क्लियर है इस चीज को लेके कि हमें गलती से भी वहां वापस नहीं जाना है। और मैं इनफैक्ट ये जो आप 2024 वाली भी बात कह रहे थे ना सर, देखिए सर मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो 2024 में जो उत्तर प्रदेश में हुआ, इसमें सर एक तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी गलती तो सर बीजेपी के पार्ट पे भी थी ही कि भाई मतलब ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया सर कि 400 पार की बात करने की कहाँ आवश्यकता थी। मतलब मेरे ख्याल से तो बीजेपी के लिए बेस्ट नारा हो सकता है कि एक और बार मोदी सरकार, इससे ज्यादा आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जनता डिसाइड कर लेगी ना कि कितना बढ़िया आशीर्वाद देना है, क्योंकि वो भी तो देख रही है मोदी जी को। उसका नुकसान तो अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा सर हमारे में, राजस्थान में सर, आपके राजस्थान में 8 सीटें घट गई। महाराष्ट्र में 31 सीटें उन लोगों ने जीत ली 48 में से।
तो कई स्टेट में इसका नुकसान हुआ। लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा वाली बात थी ना सर, कि इन्होंने ये जो एक वीडियो चला दिया था सर, अमित शाह जी का जो डीप फेक वीडियो, तो सर ये कभी-कभी ये जरूर होता है कि जब एक इस तरह का फेक वीडियो या फेक नैरेटिव चल जाता है ना धरातल पे, तो फिर उसको क्या रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। आप ये बताते तो रहो कि हाँ ये गलत था, ये था, आप उसके लिए कितना भी और वीडियोस बना लो, लेकिन वो तो चल चुका सर। तो जो डैमेज होता है उसका आप कुछ परसेंटेज ही तो रिकवर कर सकते हो सकता है 50 कर लो, 60 कर लो, 70 कर लो, लेकिन 30% डैमेज तो हो गया ना। लेकिन सर ये जरूर है कि वो जो डैमेज हुआ, आप देखिए कि सर वो जनता ने उस तरह को वो डैमेज ही था और वो प्रोपेगेंडा था, जनता ने इस चीज को समझ लिया। ये हमें आने वाले सारे विधानसभा चुनावों में दिखाई दिया सर, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो और वेस्ट बंगाल हो। तो ये प्रोपेगेंडा सर, ये तो मतलब ठीक है, बीजेपी को इस पर मेहनत करते रहनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह का प्रोपेगेंडा फिर से ना चल जाए कहीं। लेकिन मैं समझता हूं सर कि इस बार ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा चल नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एकलव्य, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकी। सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है इस वीडियो के, वहां जाकर के व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो करें। उस पर सभी तरह की सूचनाएं आपको मिल जाती हैं, सभी तरह के लिंक आपको मिल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार।